हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज़ मिल पा रही है दोस्तों? मिल पा रही है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आज इस मॉडल पेपर में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। आपका स्कोर कितना जा रहा है इससे आंकड़ा लगाइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है युग्म सावधान का साक्ष्य हुआ है, अर्थात जो युग्म सावधान का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे हुआ है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, सावधान मतलब होता है जो आपके मुर्दों का जोड़ा है ना, एक साथ दो दो लोगों को दफनाना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर लोथल से मिला है। कहां से? लोथल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लोथल जो कि आपके गुजरात में, ठीक है ना। और लोथल जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दक्षिणी शहरों में से एक आपका है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि यज्ञ संबंधी जो आपकी विधि विधान है इसका पता किससे चलता है। तो ये चलता है आपके यजुर्वेद से दोस्तों। किससे चलता है? यजुर्वेद ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिसमें पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि संपन्न कराया जाता था, है ना। और कर्म कांड में जैसे आपके यहाँ पर ये सभी आपके यजुर्वेद से ही संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। यहाँ पर बताना है कि शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका क्या, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर अशोक के समय। दोस्तों किसके समय? आपको अशोक के समय ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी और ये इसकी पहली इनकी धर्म यात्रा थी। और इसी समय देखा जाए नेपाल के तराई क्षेत्र में आपके बौद्ध धर्म का भी गमन हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपसे महावीर स्वामी का जन्म, तो ऑप्शन आपका ए नंबर कुंडल ग्राम में हुआ था। का दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में। तो दोस्तों 5 का ऑप्शन आपका राजनीतिक नीतियों पर हुआ है। किस पर? राजनीतिक नीतियां, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका 6 नंबर में, तो ऑप्शन बने आपका बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, है ना। और लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल की तिगड़ी, है ना, बना लिया था, अर्थात गरम दल की तिगड़ी बनाया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। चलिए बताइएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक इनमें से कौन थे। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी को जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बहुत बार आपने पढ़ा है। चलिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है ऑप्शन ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? इसका जो नाम हो गया वर्तमान में वो क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। यहाँ पर 8 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई? सुभाष चंद्र बोस। क्या बन जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद। क्या दिया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देना है। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है दोस्तों किसने दिया है, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए भगत सिंह इसी नारे से बहुत चर्चित हो गए थे और इस नारे को बहुत चर्चित बनाया भी था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखो दिया गया है जैसे कि आपका दिया गया है बारदोली। तो दोस्तों बारदोली ये गुजरात से संबंधित है। क्यों भाई? बारदोली जो आपका है गुजरात से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही बात है आपके हैं। चलिए गुजरात लगा देते हैं, बारदोली को गुजरात लगा दिया, ठीक है ना। यार जो आपका दिया गया चौरी चौरा, तो चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो
यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, है ना। यरवदा जो आपका है ये किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र से है, तो आप महाराष्ट्र लगा दीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। नोआखाली जो आपका है इसे क्या कहेंगे, नोआखाली आपके पश्चिम बंगाल से है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए क्या आंसर आपका हो सकता है इसमें से, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर में आपका हो जाएगा 2 4 1 3, है ना। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है 2 4 1 3, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह सबसे कम है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 का ऑप्शन बनेगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सबसे छोटा अर्थात इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। चलिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। देखिए 12 का ऑप्शन क्या हो जाए आपका डी नंबर, यहाँ पर सभी का जवाब देखो आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर बांग्लादेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने बताया था बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA, है ना, MBA अर्थात अगर आपसे पहला पूछा है तो आप बांग्लादेश बताएंगे, दूसरा पूछे नंबर से तो आप बताएंगे चाइना, तीसरा पूछे तो पाकिस्तान, चौथा पूछे नेपाल। ये क्रम है, इस क्रम को आप याद कर लेंगे तो हमेशा आपको काम देगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सा है, बताइएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है और यहाँ पर 13 का ऑप्शन लगभग देखा जाए बिल्कुल इजी है और जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, कह रहे हैं पारसनाथ है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर बिल्कुल सही है, पारसनाथ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पारसनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो ये जो पहाड़ी है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में आपकी स्थित है और ये काफी श्रृंखला में आपकी फैली हुई है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध इनमें से कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध इनमें से बताना है, तो 14 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा। क्लियर है भाई, टिहरी बांध याद रहेगा, ये आपके भागीरथी नदी पर बना है, सबसे ऊंचा बांध आपका है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये हिमालयी क्षेत्र में, जो हिमालय के गिरपद आपके हैं, भाबर तराई क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा, तराई वाला एरिया हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, इसका बनेगा आपका 4, है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये मध्य गंगा के मैदान में मिलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अल्पाइन मिलते हैं कहाँ पर, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये आपके अल्पाइन हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, तो जो सदाबहार हैं वो सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट पर मिलते हैं, कहाँ पर, पश्चिमी घाट पे अर्थात सह्याद्री। तो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 कहाँ पर है, 4 3 1 2। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। आगे बढ़िएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो 12 जुलाई और आपके 1982 को हुई थी। और इस समय देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है 16 नंबर में वो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी नीति या कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया था। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया। देखिए 17 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर भी हो जाए आपका दूसरी में, है ना। हमने बताया था कि दूसरी आपकी जो अर्थव्यवस्था थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वहां पर कह सकते हैं कि आपके उद्योगों को बढ़ावा भी दिया गया था, है ना, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, देखिए काफी लोग जुड़े हैं, खुद देख लीजिए कितने क्लास में लोग में जुड़े हैं और लाइक की संख्या इतनी कम है। यहाँ पर बताइएगा मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए आप आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 18 नंबर में जो आपका आया है वहां पर हो जाए निर्यात में वृद्धि। क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है, तो निर्यात में वृद्धि। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखो, आपसे हमने एक बताया था जिससे आपका मुद्रास्फीति होती है, अवमूल्यन होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में क्या हो गई, गिरावट हो गई है ना। क्या हो गई, मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से और देख सकते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि देखी जाती है, ठीक है, लेकिन यह आयत मुद्रास्फीति की जोखिम भी उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, प्रथम पूछा गया है, वर्तमान नहीं पूछा है, ठीक है, प्रथम पूछा गया है दोस्तों। तो प्रथम बताइए क्या हो जाएंगे, अरविंद पनगाड़िया थे, है ना, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 20 आ गया है कि शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा है। बताइएगा, शब्द बुल और बियर किस व्यापार से जुड़ा है। बहुत बार आपने पढ़ा है बुल और बियर, ये किससे होता है दोस्तों, ये जुड़ा है आपके ऑप्शन से, आपके शेयर बाजार से, है ना। किससे जुड़ा है, तो आपके शेयर बाजार से दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, 21 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 21 को ऑप्शन यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये पर आर्टिकल नंबर 32 होता, आर्टिकल नंबर 32 होता तो हम लोग कहते हैं कि आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों को कहते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। बताइएगा कि कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। यहाँ पर 22 नंबर में जवाब दीजिए, किसको सर्वोच्च मानेंगे आप। यहाँ पर दिया है संसद या सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, तो आप कहेंगे आपके संविधान जो आपका है सबसे उच्च है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। ये बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है दोस्तों। यहाँ पर 23 को ऑप्शन ए पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 352 के तहत होता है दोस्तों, ठीक है ना, 352 के तहत होता है। अर्थात यहाँ पर ये हुआ कि किसी हिस्से में सुरक्षा खतरे में है ना, तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है, ठीक है, युद्ध स्थिति होती है, सशस्त्र विद्रोह की ऐसी स्थिति होती है, तो यहाँ पर आपातकाल लग जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। अर्थात देखा जाए द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, मतलब जो सोचा था कि द्विस्तरीय से काम चल जाएगा, ये अशोक मेहता थे, ठीक है। अशोक मेहता ने सोचा कि 2 स्तर से ही हमारे देश का, हमारे घर का विकास हो जाएगा, हमारे राज्य का, हमारे घर का विकास हो जाएगा, हमारे गांव का विकास हो जाएगा, क्योंकि मूल उद्देश्य होता है गांवों को विकास करना। तो इन्हें ये सोच रहे थे कि 2 ही स्थिति में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बलवंत राय मेहता आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी गांव का विकास करना है तो 3 श्रेणियों के अकॉर्डिंग ही हम लोग कर सकते हैं, जो कि त्रिस्तरीय को हम लोगों को लिया गया है, माना गया है। तो यहाँ पर द्विस्तरीय पूछा गया है, तो अशोक मेहता समिति बताइएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है 25 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है, जिला न्यायालय का जिला न्यायाधीश हो जाता है। और जिला न्यायालय जिले में दीवानी मामले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। कह रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई है वो किस दिशा में टिकती है। 26 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या, उत्तर दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकल भी आपने पढ़ा है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो 27 का ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए, 27 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और 27 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, औरक्त होता है, क्या होता है, औरक्त, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का, तो आप जवाब देंगे 27 का ऑप्शन ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। औरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं। तो ये बताइएगा कि अगर खुले में अगर ये रहें तो भाई काली पड़ जाएंगी, है ना। तो बताइए किसकी उपस्थिति के कारण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
चलिए 28 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाए दोस्तों, यहाँ पर Ag2S, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, इसमें से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग मुख्य रूप से देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है। कह रहा है आपसे रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व इनमें से कौन सा होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर जो आपका राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बताइए रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या होता है। 29 नंबर ए हो जाएगा, सल्फर होता है दोस्तों, सल्फर। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। वल्कनीकरण है क्या, तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया में सल्फर मिलाने से रबड़ को बेहतर मजबूती, लोच और स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट 30 नंबर का बनेगा, डी नंबर है फेफड़े दोस्तों, क्या फेफड़े इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे निर्धन में कौन सी संधि है। बताइएगा कि निर्धन में जो संधि है इनमें से बताइएगा निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए 36 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि, है ना, क्या हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर देखो रा जो आपका हटेगा तो आपका विसर्ग लग जाएगा, है ना। तो निह धन, धन बन जाएगा, निह प्लस धन, तो निर्धन, अर्थात ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। घृणा शब्द का विलोम पूछा गया है, और घृणा शब्द का विलोम इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई, घृणा शब्द का जो विलोम बनेगा इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 37 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है लगभग सभी का सही आ रहा है, ए नंबर हो जाएगा। घृणा का होता है प्रेम, क्या होता है प्रेम होता है। आगे बढ़िए, कह रहे अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं। 38 नंबर में दोस्तों 38 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अवसरवादी, क्या होता है अवसरवादी, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए 39 नंबर में बताइएगा, तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर दिया है सलाद, सनक कैसी है, सनक कैसी है, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा सनक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर, यहाँ पर 40 का ऑप्शन देना है, और 40 का ऑप्शन आपका बेमेल चीजों का मिश्रण है ना, बेमेल चीजों का मिश्रण, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। तो चलिए 61 नंबर में सुमेलित कर लीजिए भाई। कह रहे जो आपके आद्य नगरी है वो कौशाम्बी है ना। आद्य नगरी जो दिया है वो आपका कौशाम्बी है, मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ पर दोस्तों आपका सही दिया गया है। वहीं पर देखा जाए जो आपका दिया गया है निजामुद्दीन औलिया नगर, निजामुद्दीन औलिया नगर, ये भाई आपका इसमें नहीं है, आपका है महोदय श्री, आपका बदायूं भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कन्नौज को कहते हैं। नक्काशीदार जो आपका सहारनपुर है दोस्तों, यहाँ पर देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन जो सही है वो आपका सिर्फ ए नंबर सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ओस्लो राजधानी है, ओस्लो राजधानी है किसकी है। तो दोस्तों ओस्लो राजधानी यहाँ पर हो जाएगा आपके नॉर्वे की है, नॉर्वे जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा, नॉर्वे की हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए रोमानिया है ना, बुडापेस्ट जो आपका है, मतलब रोमानिया की राजधानी क्या है, तो आपकी बुखारेस्ट है, ठीक है, बुखारेस्ट आपके बुखारेस्ट है। और अगर पूछे चेक गणराज्य की राजधानी तो बताएंगे प्राग, क्या बोलेंगे प्राग, 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 ठीक है ना। और वहीं पर देखा जाए जो आपका मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, तो आपका मैपुटो, क्या है मैपुटो है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को बताना है जिनका कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है। तो चलिए फिर सर्वाधिक बता दीजिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 63 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ का, ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब की गई थी। ऐसा क्वेश्चन आपको और मिला था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरपोल की स्थापना जो हुई थी ये आपकी कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर है 7 सितंबर 1923 को, 7 सितंबर 1923 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वृंदावन गार्डन किस राज्य में है। वृंदावन गार्डन किस राज्य में है। हमारी स्टैटिक जीके की अगर क्लास आप लोग देखते होंगे तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, है ना। यहाँ पर है जो आपके कह सकते हैं स्टैटिक जीके की क्लास अगर आप नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए वृंदावन गार्डन किस राज्य में है, तो आपका 65 का ऑप्शन बनेगा क्या भाई, यहाँ पर 65 नंबर का सी आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में भाई,
65 का ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक होगा भाई। 65 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपके कर्नाटक के मैसूर में है, जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर में आपका है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के लोक नृत्य है। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है इसमें से 66 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका सुइसिनी है, घूमर दिया है, कठपुतली है, अर्थात जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर उपयुक्त सभी। क्या उपयुक्त सभी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, 67 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है, 68 ऑप्शन देना है। दोस्तों 68 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है, आपके कोलकाता में है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये आपके कोलकाता में है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके एमपी विडला तारामंडल है ना, एमपी विडला तारामंडल जो कि बंगाल के कोलकाता में आपका है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। बताइएगा कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ये नंबर। ये आपका मैदान कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, इंग्लैंड में है दोस्तों। और ये क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1814 में की गई थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी जाए। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। अगर 50 वर्ष से अधिक अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब है कि वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। क्या, वो विलुप्त हो चुकी है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 20 का जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। किसे दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरब से भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर का ऑप्शन देखिए क्या आपका सही हो सकता है। तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ यहाँ पर 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 को निर्माता ने यहाँ पर खरीदा जाएगा, ठीक है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एंड है ना एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित असेंबल किए जाएंगे। मतलब ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनल उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर 22 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्रिटेन। दोस्तों याद रखिए, ब्रिटेन में पहली बार एक बच्चा 3 लोगों के डीएनए से पैदा हुआ है, ठीक है। और इस प्रोसेस में 99.8% डीएनए 2 माता पिता से आया है और बाकी का जो जन्म देने वाली महिला से मिला है। तो बच्चे का जन्म जिस तकनीकी की मदद से हुआ है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों को रोकने के लिए ये एक अपनाई गई आपकी प्रक्रिया है। समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 23 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक स्थायी रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने को यहाँ पर कह सकते हैं ढांचा शुरू किया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये जनजाति है आपकी मैती, काफ़ी चर्चा में रही है और ये 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से है, जो कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर डांकी ये कह सकते हैं, दावकी ये भूमि बंदरगाह है, उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर आपके मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में ये फिर किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य में से कौन बन गया है।
चलिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला ये प्रथम राज्य इनमें से कौन है? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि प्लित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में पूछा गया है, कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? पहला पॉइंट दिया गया है, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का प्लित्जर पुरस्कार जीता है। तो किसमें? यहाँ पर लोक सेवा श्रेणी में एसोसिएटेड प्रेस ने जीता है। डेमन कॉपरहेड है ना, बारबरा किंगसोलवर जो कि हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनार डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों नाटक संगीत 2023 का प्लित्जर पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये सभी आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक अधिकार होगा। देखिए 29 नंबर में ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? पंजाब सरकार है ना, जो कि पैदल चलने वाले में दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए आपकी अलग से जो पैदल वाली रोड होगी। ऑप्शन में आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? यहाँ पर 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका आलिया भट्ट हो जाएंगे। कौन है? ये आपके हैं गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, आलिया भट्ट बनी है, जो कि फैशन में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर शुरू किया है दोस्तों? यहाँ पर आपका जो आंसर है 32 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा आपका मुंबई। याद रखिएगा, खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से बम्बई में, ठीक है, कहाँ पर? बम्बई में किया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और दोस्तों याद रखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य जो कि कोयला और खाद्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यहाँ पर 33 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, ये हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा है? 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपके कहाँ पर है? वाराणसी में है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसने वेन व फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? यहाँ पर देखिए 34 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, स्पेसएक्स है ना। ये है जो कि पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि काल क्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए सिद्धांत बहुत ही पुराना है। साहित्य सृजन की शुरुआती दौर से ही कला को नैतिक उद्देश्य पूर्ति का साधन बनाया गया है। कला को जीवनोपयोगी बनाने संबंधी धारणा का प्राधान्य सबसे अधिक पश्चिम में रहा है, जबकि यह धारणा आदिकाल एवं देशातीत है। पश्चिम में कला का आरंभिक स्वरूप उपदेशात्मक रहा है, जिसका कारण यह है कि पश्चिम की शास्त्रीय कला धर्म संरक्षण में पनपी और विकसित हुई है। शुद्ध कलावादी दृष्टि से इस युग में प्रायः अभाव ही रहा है। धर्म से प्रेरित कला साहित्य का उपदेशात्मक होना स्वाभाविक है। आइए क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 1 मतलब 71 नंबर में कि साहित्य सृजन को प्राचीन काल से किसकी पूर्ति का साधन बनाया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि साहित्य सृजन को प्राचीन काल से किसकी पूर्ति का साधन बनाया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, नैतिक उद्देश्य इसका आंसर हो जाएगा, नैतिक उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम में कला का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? बताइएगा, पश्चिम में कला का प्रारंभिक स्वरूप कैसा रहा, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 72 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है 72 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, उपदेशात्मक। क्या है? उपदेशात्मक है। अगला आपसे दिया गया है, क्या आपसे पश्चिम की शास्त्रीय कला किसके संरक्षण में विकसित हुई थी? 73 नंबर में ऑप्शन आपका धर्म के संरक्षण में, धर्म के संरक्षण में हुई थी। अगला दिया गया है कि पश्चिम की कला संबंधी धारणा क्या थी? तो 74 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, जीवन उपयोगी आपकी कला थी दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला है पश्चिम की कला में किस दृष्टि का अभाव रहा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कलावादी यहाँ पर अभाव रहा है। आगे बढ़िए, अगले का अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं था। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब अगले का अध्याय
पढ़िए, कह रहा है राजा दशरथ के 3 विवाह होने पर भी, देखो यहाँ पर दिया है राजा दशरथ के 3 विवाह होने पर भी उनके यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। राजा के वानप्रस्थ का समय समीप आता जा रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इस हेतु उन्होंने ऋषि मुनियों से संपर्क कर उपाय हेतु सलाह करना आरंभ कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, आपकी कुल परंपरा में पूर्व में भी इस प्रकार का समय आ चुका है। महाराजा दिलीप को जब संतान नहीं हुई थी, है ना, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब उन्होंने भी आयुर्वेद के आचार्यों को बुलाकर पुत्र यज्ञ करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुल पिता रघु का जन्म हुआ था। अब पुनः वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आप पुत्र यज्ञ का आयोजन करें, आपको अवश्य सुखद फल प्राप्त होगा। वर्तमान में आपके ही दामाद ऋषि श्रृंगी आयुर्वेद आचार्य व यज्ञों के ज्ञाता हैं, हम उन्हें ही आमंत्रित कर यज्ञ का आयोजन करें, तब श्रेष्ठ यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि राजा दशरथ के कितने विवाह हुए, बताइएगा कि राजा दशरथ के कुल कितने विवाह हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपके 3 विवाह हुए थे, 3, है ना। अगला बताइएगा कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी थी, आप ही लोग बताइए भाई, हम तो बाद में बताएंगे क्योंकि आपको हमने गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, आराम आराम से पढ़ाए थे ताकि आपको यहाँ पर रट जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब देखो आ रहा है 77 का ए नंबर। चलिए 77 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, पुत्र यज्ञ करने की सलाह दिया था। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ करने के लिए किस महर्षि का नाम सुझाया। चलिए भाई यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या बन जाएगा, इनमें से 78 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर। याद रखिएगा श्रृंगी, क्या हो जाएगा, श्रृंगी, जो कि इनके ही कुल से क्या थे, एक प्रकार से दामाद थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राजा दशरथ ने किससे सलाह लेना आरंभ किया। राजा दशरथ ने किससे सलाह लेना आरंभ किया, यहाँ पर 79 को देना है। चलिए 79 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 79 का जवाब दे दीजिए, इसका आंसर आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर 79 का ऑप्शन बने आपका सी नंबर है, ऋषि मुनियों से लिया, सलाह लेना शुरू किया था ऋषि मुनियों से। ठीक है, अगला दिया गया है राजा दशरथ के कुल पिता कौन थे। चलिए यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए राजा दशरथ के कुल पिता कौन थे, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 80 का जवाब बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए राजा रघु, है ना, क्या, राजा रघु, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।